नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 70 वर्षीय वृद्धा चांदीबाई की हत्या का हुआ सनसनीखेज खुलासा। फिल्म दृश्यम और क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी रमेश लाल को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर में मंदिर और घरों में चोरी करने वाला गैंग का हुआ पर्दाफाश। 14 शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 25 से ज्यादा वारदातों का हुआ खुलासा। लेक सिटी में मानसून ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ ही बारिश से तापमान में आई गिरावट। तेज गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में, जहां 1-2 महीने पुरानी रहस्यमय गुमशुदगी के मामले में ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। 70 वर्षीय वृद्धा चांदीबाई की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने रमेश लोहार नामक आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खुलासा हुआ है थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया की चतुराई और अथक मेहनत से। फिल्म दृश्यम और टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पर एक बात वह भूल गया, ये असल जिंदगी है और यहाँ कानून का कैमरा हर वक्त चालू रहता है। चांदीबाई 22 फरवरी को एक वैन में जाते हुए आखिरी बार देखी गई थी। परिवार की शिकायत के बाद केस की जिम्मेदारी ली फतेहनगर थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने और शुरू की एक ऐसी जांच जिसमें तकनीकी, डिजिटल और खुफिया सभी स्तरों पर बारीकी से काम किया गया। आरोपी रमेश ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने वृद्धा की हत्या कर शव को जलाया और अवशेषों को घोसुंडा बांध में फेंक दिया था। पुलिस ने न सिर्फ वारदात में प्रयुक्त वैन, लोहे का पाना, गैस गन और लूटा गया जेवर बरामद किया, बल्कि डीएनए जांच से यह भी पुख्ता कर दिया गया कि मिले अवशेष चांदीबाई के ही है। इस केस के हर पेच को सुलझाने में थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने जिस सूझबूझ, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया वह वाकई काबिले तारीफ है। थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो फिल्मी ट्रिक्स भी कानून के हाथों से नहीं बच सकती। फतेहनगर पुलिस की इस कामयाबी में न सिर्फ चांदीबाई के परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि आमजन का भरोसा भी कानून पर और मजबूत किया। चंद्रशेखर किलानी जैसे पुलिस अधिकारियों को हमारा सलाम। देखिए, वल्लभनगर फतेहनगर थाने में फरवरी माह में एक महिला चांदीबाई की एक एमपीआर दर्ज हुई थी। चांदीबाई बेसिकली ढोलक बजा के अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी। इसी महिला का एमपीआर दर्ज होने के पश्चात जांच के दौरान यह पता लगा कि इस महिला का अपहरण किया गया और अपहरण बेसिकली एक रमेश लोहार ने लूट के इरादे से इसका अपहरण किया। अपहरण करके और लूटने के उद्देश्य से और साक्ष्यों को मिटाने के लिए और किस तरह से अपराध से बच जाए, उस दृष्टि से उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देख करके किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया और मिटा करके इस पूरे जघन्य हत्याकांड से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। लेकिन मनीष कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं, मावली के अभी प्रेजेंट में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी रहे, उन्होंने पूरी तत्परता से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह से इस पूरे मर्डर का खुलासा किया, मनीष जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 22 फरवरी 2025 को चांदीबाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी,
उसको आखिरी बार देखा गया था 23 फरवरी 2025 को, जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदी बाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो ये निकल करके आया कि जो सिल्वर वैन थी वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदी बाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदी बाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स है उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदी बाई ढोल बजाने गई थी और आमतौर पे चांदी बाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदी बाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदी बाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदी बाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदी बाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा करके उसने लोहे के पाने से चांदी बाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदी बाई जब अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसने चांदी बाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सिन था और जो भी कचरा आदि था वो लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदी बाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रखी। जो उसके कान के झुमके थे, उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दी। जो उसके चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए थे। उस जगह पर जहाँ पे चांदी बाई को इसने जलाया था, अगले दिन आकर के जब इसने देखा कि लाश कुछ तो जल गई थी, कुछ उसके अवशेष बाकी थे, तो इसने उन सारे अवशेषों को डिसमेंटल किया। जो अर्ध जले पार्ट्स थे उनको डिसमेंटल किया और उनको ले जा करके एक जो डैम है गुसुंदा डैम, उसके अंदर डाल दिया ताकि इसको कोई भी ढूंढ ना पाए, बॉडी अच्छे से डिस्पोज हो जाए। इसका जब हमने मोबाइल का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे हमको ये दिखा कि ये मोबाइल में दृश्यम जैसी मूवीज़ देखा करता था और पुलिस कैसे अपराध करने के बाद एक अपराधी को पकड़ती है मोबाइल के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें ये अपने मोबाइल में देखा करता था, जिसको हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है।
इसके साथ साथ जो इसके परिवारजन हैं उन्होंने भी बताया है कि रात में जब सब लोग सो जाते थे या सुबह 4-5 बजे तक क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी मूवीज देखता था, और उसी को देख करके पूछताछ में भी इसने हमें बताया था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो कोई केस नहीं बन सकता, ऐसा इसने दृश्यम मूवी में देखा था। उसी से प्रभावित होकर के इसने पूरी कोशिश करी कि लाश को जला भी दिया और उसके जो अजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल करके हड्डियों को ले जा करके इसने डिस्पोज करने की कोशिश की, परंतु साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदी बाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो स्कल के सैंपल्स मिले थे वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश लोहार ने ही की। सर, इसका आपराधिक रिकॉर्ड पुराना जी हाँ, एक इसका मुकदमा पहले से है, एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें जेल भी जा करके आया है। हाँ जी, बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि 2 महीने पहले की घटना थी। 23 तारीख को इसने उसकी जो लाश थी उसको ले जा करके डंप यार्ड में डाला था और वहाँ पे आग लगाई थी, और इसकी सूचना बाद में हमारे पास आई, एफआईआर भी बाद में हुई, तो साक्ष्य एकत्रित करना काफ़ी मुश्किल था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए बॉडी को पहले जला भी दिया था। जलाने के बाद जो अधजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल किया, बॉडी से हड्डियाँ उठाई और वो सब भी इसने फेंक दी। तो इसका पूरा मकसद ये था कि पुलिस को आगे जा करके इन्वेस्टिगेशन में कोई सहायता। छतरपुर जिले में मंदिरों और घरों में हो रही चोरी और नकबजनी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 14 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन आरोपियों ने अब तक 25 से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, वृत्ताधिकारी हनुमंत सिंह भाटी और रूप सिंह के सुपरविजन में बनाई गई संयुक्त टीमों ने परंपरागत पुलिसिंग और तकनीकी जांच के जरिए यह सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात, पाली, बांसवाड़ा और उदयपुर के निवासी शामिल हैं। इन्होंने मिलकर एक संगठित गैंग बनाया था जो दिन में कबाड़ बेचने के बहाने बंद घरों और मंदिरों की रेकी करता और रात को योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम देता था। चोरी के बाद कलश और अन्य सामान को बेचकर आपस में पैसे बांट लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल राज, संतोष, प्रकाश, शिव, आकाश, रमेश, तगाराम, अब्दुल, मुनान और अन्य शामिल हैं। ये सभी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अन्य मामलों और फरार आरोपियों के बारे में जानकारी मिल रही है। जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। वृत्त, सागवाड़ा और आसपुर की टीमों ने मंदिरों में चोरी करने वाली एक गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक अलग अलग थानों के अंदर कुल 14 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर कुल उन्होंने 23 वारदातें करना कबूल किया है, और इन वारदातों के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल चुराए हैं उनको ले जाकर जहां बेचा है उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। पाली के अंदर ये जो संडे राव थाना है वहाँ पर ले जाकर उसको गलाकर उन्होंने सोना बनाया, उसको भी हमने रिकवर किया है। और इसमें बाकी अन्य जो इनके साथी हैं उनके बारे में और पूछताछ अभी तक गहनता से की जा रही है। इसमें और भी घरों में चोरियां वगैरह करना इन्होंने स्वीकार किया है। बहुत सारे वाहन चोरी के प्रकरण भी इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। तो इसमें लगातार पुलिस अनुसंधान जारी है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से झुलस रहे उदयपुर वासियों को बुधवार को मौसम ने राहत दी।
तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और लू के थपेड़ों के बीच अचानक मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। बीते 3-4 दिनों से उदयपुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया था। धूप और उमस से परेशान लोग दिन भर घरों में कैद रहने को मजबूर थे, लेकिन बुधवार को मौसम में अचानक बदलाव आया। आसमान में बादल छाए और कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हवाओं के साथ आई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी। हालांकि तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग्स गिर गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में भी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं उदयपुर के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी खबर आई है। अचानक मानसून उदयपुर के अंदर शानदार मानसून ओलों के साथ ओले पड़ते हुए उदयपुर की गलियों में वर्षों से अपने सौम्य स्वभाव और मासूम उपस्थिति से लोगों के दिलों पर राज करने वाली हथनी रामू की मौत ने पूरे शहर को गहरे शोक में डुबो दिया है। वहीं इस घटना के बाद शहर में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिला, जब दर्जनों पशु प्रेमी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ रामू की मौत को लेकर न्याय की मांग की, बल्कि प्रसिद्ध पशु प्रेमी माला मट्ठा पर गंभीर लापरवाही और क्रूरता के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही पशु अधिकार कार्यकर्ता डिंपल भावसार ने बताया कि रामू की तबीयत कई दिनों से खराब थी। उसे पहले महाकालेश्वर मंदिर परिसर में उपचार हेतु रखा गया, लेकिन वहां आवश्यक चिकित्सा और देखभाल के अभाव में उसकी हालत और बिगड़ गई। बाद में रामू को रेती स्टैंड स्थित आवरी माता मंदिर परिसर में शिफ्ट किया गया, जहां वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। पशु चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। भावसार का कहना है, यह केवल एक लापरवाही नहीं है, बल्कि जानवरों के प्रति असंवेदनशील और अमानवीय रवैये का जीता जागता उदाहरण है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि रामू की मौत की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यदि इसमें किसी व्यक्ति की लापरवाही या जानबूझकर की गई क्रूरता सामने आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे पशु प्रेमियों में और भी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रक्षा करो रामू को न्याय दो न्याय दो दोषी को सजा दो माला मट्ठा को सजा दो माला मट्ठा को सजा मिले माला मट्ठा को सजा। हम लोग आज सारे पशु प्रेमी मिलकर, जो हमारा रामू हाथी था, जो शहर की शान था, और कहीं ना कहीं हमने उसको गलियों में घूमते हुए और देखा है कि वो इतना सुंदर सा वो हर जगह घूमता रहता था, बट आज उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत के कारण कुछ लोग हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कि वन विभाग ने जब 2024 में उसके पास लेटर आया था कि रामू हाथी
सही दशा में नहीं है, जो भी नहीं है, तो एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब जनवरी में रामू हाथी मुझे सेवाश्रम पे दिखा, उसके दोनों गांव थे, हमने उसको ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गया था। उसके बाद जब वो महाकालेश्वर गया तो यहाँ की कथाकथित जो सो कॉल्ड एनिमल लवर है, उसने अपने स्वार्थ की वजह से उसको महाकालेश्वर मंदिर में रोका, उसको वहां से जाने नहीं दिया, न उसको खाना दिया, न उसको पानी दिया। और जॉइंट डायरेक्टर का खुद का स्टेटमेंट है कि उसको इलाज भी होने नहीं दिया। 3 दिन तक सुई उस रामू हाथी के अंदर घुसी हुई रही और केवल अपना नाम करने के लिए, केवल अपने नाम आगे पहुंचाने के लिए उसने उस हाथी की जान ली है। क्योंकि 70 साल से वो हाथी जो स्वस्थ था, घूम रहा था, फिर रहा था, वो हाथी आज जब वहां से महाकालेश्वर से छूटा और वो आके गिर गया और उसको वन तारा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इलाज करने के बाद भी, क्योंकि वो एक जानवर है, वो हेल्थ बड़ा जानवर है और वो एक बार गिर जाता है तो उसका उठना, उसका खड़ा होना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो पशु प्रेमी के नाम पर पशु हत्या और पशु क्रूरता माला मठा द्वारा की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि वहां पर अखबारों में लिखा जा रहा है पशु प्रेमियों ने उसको वहां रोका। हम में से किसी पशु प्रेमी ने वहां नहीं रोका। हमने और इसके इलाज के लिए, हमारे जितने भी पशु प्रेमी हर वक्त इलाज के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसे पशु प्रेमी जो केवल नाम कमाना चाहते हैं इन जानवरों के बदले, तो उन्होंने उसकी जान ली है। इससे पहले भी सोनकली नाम की एक हथनी थी जो कोरोना में फंस गई थी, उसका भी फंड रेज इन्होंने किया। फंड रेज करके उसको मथुरा भेजने के लिए फंड रेज किया, लेकिन ना उसको मथुरा भेजा, और जहां उसका खुद का स्टेटमेंट था कि हाथी का खड़ा रहने की वजह से सोनकली की मृत्यु हुई है, और वही उन्होंने रामू के साथ किया। इसके अलावा ऊंट, जगत खेड़ा से एक ऊंट लाकर उन्होंने अपनी जिद की वजह से उसको, हमारी ये मांग है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार पशु क्रूरता वो करती जा रही है, पशु हत्याएं कर रही है, वो बाहर गांवों से जानवर को लाके 90% जानवर उनके मरते हैं। तो जब वो इतनी पशु क्रूरता कर रही है, पशु हत्याएं कर रही है, तो क्यों प्रशासन उनका साथ देता है, क्यों प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है? हम चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले और ऐसे एनजीओ को, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की माला मट्टा को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और साथ में उनके पास जो स्टेट बोर्ड का मेंबरशिप है वो लिया जाए, क्योंकि अगर कोई पशु क्रूरता, पशु हत्या कर रहा है तो उसके पास कोई भी मेंबरशिप होना हमें लगता है कि वैध नहीं है। बाबूजी, जो दूसरा हाथी है उसको रोका ना जाए, और उसको घूमने फिरने के लिए चलाने से उसके खून संचालक रहता है, और यदि एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो हाथी का पैर ठंडा हो जाता है और समस्या भी बढ़ जाती है। इसी से आपसे अनुरोध है विशेष तौर से मोती हाथी के लिए, उसके लिए कोई भी आदमी रोकने के लिए मना न करे, यही न्याय चाहते हैं। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरी की एक और वारदात ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र बैंक के पास मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। आसपास पूछताछ के बाद जब कुछ सुराग नहीं मिला तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भोपालपुरा थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बाइक चोरी की बात सामने आई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्रवासियों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव क्षेत्र के निवासी इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहे हैं। दिन में कई बार बिजली कटने और रात को भी बार बार आपूर्ति बाधित होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं वोल्टेज की समस्या से परेशानी और बढ़ा दी है, जिससे पंखे कूलर तक चलना बंद हो गए हैं।
आमजन AVVNL की लाचारी से खिन्न है, जबकि इंजीनियर समस्या सुनने तक को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र की पुरानी आबादी के साथ ही नई कॉलोनियों में भी बिजली की यही स्थिति है। रात को बार बार बिजली गुल होने से गर्मी में नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है। पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास ने बताया कि लोग रात को भी उन्हें फोन कर अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन AVVNL के संबंधित इंजीनियर फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही हाल रहा तो क्षेत्रवासियों को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और AVVNL के MD को पत्र लिखकर इस गंभीर स्थिति से अवगत कराने की बात कही है। लोगों का कहना है कि अभी मानसून भी नहीं आया है और हालात इतने खराब है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट हो सकती है। भुवनेश व्यास, पंचायत समिति सदस्य बड़गांव में बिजली की भारी समस्या हो गई है। विद्युत विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है बड़गांव में। मैं विद्युत विभाग से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द बड़गांव में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि बिजली नहीं आने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों में आक्रोश है। रात को 11 बजे से बिजली बंद है। दिन में 4-4, 5-5 बार बिजली चली जाती है। वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से कई लोगों के विद्युत उपकरण जल गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विद्युत विभाग को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द बड़गांव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें, अन्यथा विद्युत विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर भारी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वीर सावरकर जयंती के अवसर पर बुधवार को उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और शहर के गण्यमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर के योगदान को याद करना और युवाओं को उनके विचारों से प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान मदन राठौड़ ने वीर सावरकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि वीर सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि दूरदर्शी चिंतक और महान लेखक भी थे। देश को आजादी दिलाने की लड़ाई में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अंग्रेजों की जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों और लेखनी से राष्ट्रवाद की अलख जगाई। उन्होंने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सावरकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सावरकर के साहित्यिक योगदान और सामाजिक सुधारों पर भी चर्चा की। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। 70 वर्षीय वृद्धा चांदीबाई की हत्या का हुआ सनसनीखेज खुलासा। फिल्म दृश्यम और क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी रमेश लाल को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर में मंदिर और घरों में चोरी करने वाला गैंग का हुआ पर्दाफाश। 14 शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 25 से ज्यादा वारदातों का हुआ खुलासा। लेक सिटी में मानसून ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ ही बारिश से तापमान में आई गिरावट। तेज गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।